हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में हमने बात की कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में गया या फिर मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद में वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट गया, ठीक है। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें टूट गया। जैसे मैं बात करूं अगर HCl की, तो किस में जा रहा था, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ। उसके बाद में अपोजिट चार्ज वाले जो टर्मिनल्स थे वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। जैसे अगर एक को मैं अगर पॉजिटिव टर्मिनल बोलूँ तो ये क्या है, हमारा एनोड था, और नेगेटिव वाला क्या था, कैथोड, ठीक है। अभी बात क्या आ रही है कि H प्लस और Cl माइनस ने मूव किया और अलग अलग कैथोड एनोड पर डिपॉजिट हो चुके हैं। क्या H प्लस Cl माइनस या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जिनसे मिलके वो बना हुआ है, उनकी मूविंग जिस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो मूविंग स्पीड सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, सेम हुई या डिफरेंट हुई तो किसकी ज़्यादा है, अगर डिफरेंट हुई तो किसकी ज़्यादा है। और इससे कंडक्टेंस पे जो सॉल्यूशन, अच्छा कंडक्टेंस हुई किसकी वजह से, ये आयंस की मोबिलिटी की वजह से। तो कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टेंस हमारी बढ़ेगी कम होगी, तो कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन पे आने से पहले, जहाँ पे हम टाइट्रेंट टाइट्रेट की बात करेंगे, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस वर्सेज हम बेस के में कर्व प्लॉट करते हैं। उसी तरीके से इक्वलेंस पॉइंट आता है जैसे वहाँ पे आता था, बस चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से पहले हम बात कर लेते हैं कि H प्लस और OH माइनस, इनकी जो कंडक्टेंस है, मतलब इनकी जो मोबिलिटी है, इनकी जो मूविंग स्पीड है, वो बाकी आयंस के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं हम ग्रोटस मैकेनिज्म, ठीक है। ग्रोटस मैकेनिज्म क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में ग्रोटस मैकेनिज्म, प्रोटॉन होपिंग। हुआ क्या कि इसने एक बॉल ली, इसने इसको पास की, 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 और फाइनली पहुंच गई। मतलब यहाँ से यहाँ जंप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पास या जंप, कुछ भी बोल दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। एक दूसरा क्या हो रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे व्हीकल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ये खुद एक बॉल लेके मूव करता 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 मूव करता करता पूरा क्रॉस होके जा रहा है जहाँ इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। अब दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये बताओ। किस केस में जो बॉल पास हुई है, बॉल की मोबिलिटी, बॉल क्या है एक यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो लोग हैं ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और बॉल क्या है यहाँ पे, आयन, मतलब प्रोटॉन है इस केस में। जो प्रोटॉन होपिंग कह रहे हैं ना, जैसे हम क्या है यहाँ पे, ये H प्लस प्रोटॉन है, और यहाँ पे बाकी के आयंस हैं, कोई भी हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, सब कुछ हो गया। इन आयंस को क्या है, सॉल्यूशन में मूव करना पड़ता है, लेकिन जो H प्लस है वो क्या करता है, वो H2O के साथ में कंबाइन हो के और पास करता जाता है H प्लस को, और बहुत जल्दी पूरे सॉल्यूशन में मूव कर जाता है। इसको बोलते हैं हम ग्रोटस मैकेनिज्म। इस वजह से H प्लस OH माइनस जो होते हैं उनकी एक्सेप्शनली हाई होती है, कंडक्टेंस मूविंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, कि Na प्लस K प्लस Ba2 प्लस, इन सबको क्या है, सॉल्यूशन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इनको फिजिकली पहुंचना पड़ेगा, लेकिन H प्लस OH माइनस के साथ में ऐसा नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाटर है, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, पोलर हैं अपने आप में, सबको पता है। अब देखो मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट हो रही है, ग्रोटस मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रही है। वो आइडिया लग गया कि एक बॉल अगले को पास की, उससे फिर अगले को पास हुई, अगले को पास हुई, इस तरीके से होता चलता जाता है गेम, वही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने वो बात तुम्हें पहले बताई है। हुआ क्या, H2O है, ठीक है,
पोलर है अपने आप में, तो H प्लस जैसे सॉल्यूशन में मौजूद होगा क्या करेगा, अपने आप अपने साथ अटैच कर लेगा और बना लेगा H3O प्लस, कंबाइन कर लेगा, ठीक है। क्योंकि H प्लस वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, और H2O इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, तो बॉन्डिंग हो जाएगी बहुत आराम से और H3O प्लस बना लिया। अब ये जो H3O प्लस बना है ये आराम से H प्लस रिलीज करके H2O स्टेबल बना सकता है। तो फिर क्या होगा, ये H प्लस ये रिलीज़ किया है इसने, तो ये H प्लस रिलीज होकर फिर वापस अगले ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे H3O प्लस बन जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे फिर वापस H3O प्लस बनेगा, ये क्या करेगा, इस H प्लस को रिलीज़ कर देगा जो वापस अगले के साथ में कंबाइन हो जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे H3O प्लस अगेन बना तो ये भी H प्लस रिलीज कर देगा जो अगले ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, और ऐसे ऐसे फाइनली H प्लस बहुत जल्दी पूरे सॉल्यूशन को क्रॉस कर जाएगा, जिस डेस्टिनेशन में पहुँचना हो वहाँ पहुँच चुका होगा। तो जो मूविंग स्पीड है H प्लस की वो H माइनस की इस तरीके से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यही रीज़न है कि इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है सॉल्यूशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। जो बेसिस है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का वो क्या है, सेम उसी तरीके से कि एक टाइट्रेंट ले रहे हैं हम और फिर उसकी एक एक ड्रॉप हम डालते जा रहे हैं ऑलरेडी जिसकी कंसंट्रेशन मेजर्ड है टाइट्रेट की उसमें, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हैं और हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जो ले रखा है हमने, टाइट्रेट ले रखा है जिसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, उसकी कंडक्टेंस कैसे वेरी कर रही है टाइट्रेंट के वॉल्यूम के साथ में, धीरे धीरे करके वॉल्यूम, ठीक है। तो उसका कर्व भी प्लॉट करेंगे और किस पॉइंट पे इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है, इन सब बात करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? देखो सबसे पहला केस जो इसमें आता है, टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ मैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको बहुत सिंपल तरीके से और बताने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो क्या लिया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH, ठीक है। ये HCl ले लिया हमने और ऊपर से क्या कर रहे हैं, टाइट्रेंट के फॉर्म में ले लिया NaOH और 1 बाई 1 एक एक ड्रॉप डालते जा रहे हैं हम NaOH की। देखो होगा क्या, जैसे सॉल्यूशन में HCl है स्टार्टिंग में, तो HCl प्रेजेंट कैसे होगा, HCl प्रेजेंट होगा H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मैंने तुम्हें क्या बताया है अभी कि H प्लस OH माइनस की वजह से, इनकी मूविंग स्पीड की वजह से, इनकी वजह से कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। आयंस जितना ज़्यादा मूव करेंगे, जितना स्पीड से मूव करेंगे, कंडक्टेंस उतनी अच्छी होगी, ठीक है। फ्लो अच्छा है आयंस का तो स्पीड अच्छी आ जाएगी, कंडक्टेंस उतनी बेटर हो पाएगी। तो सॉल्यूशन में कौन है, पहले H प्लस और Cl माइनस है, ठीक है, स्टार्टिंग में, जब तक हमने एक भी ड्रॉप NaOH की नहीं डाली है इसके अंदर। हुआ क्या, जैसे ही मैंने फर्स्ट ड्रॉप डाली तो क्या होगा, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो हुआ क्या कि HCl कंबाइन हुआ NaOH के साथ में और बना दिया NaCl और H2O। मतलब जो आयंस पहले HCl के थे, H प्लस Cl माइनस, वो कंबाइन हो गए, क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। NaCl तो प्रेजेंट कैसे रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अभी H2O बन चुका है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, यही रिएक्शन दिखाई हुई है कि पहले सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस Cl माइनस है, जैसे ही ड्रॉप डाली Na प्लस OH माइनस कंबाइन हुए और बना दिया Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि NaCl तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, और H2O के लिए हमने लिखा हुआ है फीबली आयनाइज्ड, मतलब बहुत कम आयोनाइज्ड है, ठीक है। सबको पता है कि बहुत कम डिसोसिएट होता है H2O, ठीक है। फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसके लिए KW जब हम लिखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पता ही है सबको 10⁻⁻14 वैल्यू निकल के आती है, तो वैल्यू बहुत कम है, डिसोसिएशन बहुत कम है, मतलब अपने आयंस में रहने की टेंडेंसी बहुत कम है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिनोट कर रहे हैं कर्व, यहाँ ध्यान दो क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं NaOH डालता जा रहा हूँ उसी तरीके से मैं H प्लस को ख़त्म करता जा रहा हूँ। पहले जो H प्लस की वजह से H प्लस की मोबिलिटी अच्छी थी, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस थी वो कम होती जा रही है,
ठीक है, यहाँ ध्यान दो, इस ये डिक्रीज होती जा रही है इस तरीके से। और कब तक कम हुई ये, जब तक इक्वलेंस पॉइंट नहीं आ गया, मतलब जब तक मैंने पूरे H प्लस ये ख़त्म नहीं कर दिए किसके द्वारा, NaOH के, ठीक है, कंप्लीटली नलीफाई हो गए दोनों के इक्वलेंट, इफ़ेक्ट ख़त्म और बन चुका है NaClH2। अब सॉल्यूशन में कौन है, यहाँ ध्यान दो, इस कंडीशन में जब इक्वलेंस पॉइंट आ चुका है तब कौन है सॉल्यूशन में, सिर्फ Na+Cl- और H2O है इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद में मैं क्या करूँ, वापस से अगर ड्रॉप डालना शुरू करूँ NaOH की, तो अब NaOH में कौन है, Na+OH-, तो इस OH- की वजह से वापस से क्या करेगा वो, कंडक्टेंस शो करेगा। और जैसे जैसे मैं OH- डालता जाऊँगा तो वो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कंडक्टेंस वॉल्यूम जैसे जैसे डालते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। होपफुली ग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, ठीक है। बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें ब्रीफ में समझा दी है, सारा कुछ पूरा ऑल डिटेल, ठीक है। सब कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, और इसे थ्योरी के लिए पढ़ लेना और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एक वीक एसिड ले लिया मैंने CH3COOH। अच्छा, सेम जैसे ही मैं इसके लिए बता रहा हूँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो वही सेम ऐसे ही हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया ना। बात समझ में आ रही है। तो सेम जैसे इसके लिए बात करें, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसी तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ इसे। क्या किया, रिएक्शन यहाँ देखो, एक वीक एसिड ले रखा है CH3COOH और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया Na+OH-। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कौन है देखो सॉल्यूशन में, जब तक मैंने NaOH की एक भी ड्रॉप नहीं डाली है तब कौन है प्रेजेंट, तब सिर्फ और सिर्फ CH3COOH है। CH3COOH बहुत कम आयोनाइज्ड है, बहुत कम डिसोसिएटेड है, ठीक है। वैल्यू 10⁻⁻⁻ में 6-7 के आसपास रहती है, जो K रहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वैल्यू बहुत कम है अपने आप में, ठीक है, बहुत कम डिसोसिएटेड है मतलब। तो H+ जो इससे मिलने वाला है वो भी अपने आप में बहुत कम है, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग की जो कंडक्टेंस है इसकी कम है आप काफ़ी, लेकिन फिर भी H+ जितना भी मिल रहा है इससे थोड़ा बहुत ही से, उसकी वजह से जो भी होगी होगी कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉप जैसे इस NaOH की डाली तो कुछ मोमेंट तक NaOH से जो OH- आ रहा है वो क्या करेगा, इस स्टार्टिंग के H+ को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो जितनी भी थी उस H+ थोड़ा बहुत ही सही उसको भी कम कर रहा है, तो थोड़ी देर में इसका असर ख़त्म, थोड़ी देर बाद क्या होगा, OH- डोमिनेट करने लग जाएगा, ठीक है। सुनो वापस क्या कह रहा हूँ मैं, कि स्टार्टिंग में CH3COOH हमने ले रखा है और ऊपर से क्या है OH- हम डालते जा रहे हैं। क्या किया, फर्स्ट ड्रॉप जैसे डाली तो क्या हुआ कि OH- इस H+ को लेके निकला और बना दिया क्या, सॉल्ट बनाया CH3CO- ठीक है। तो जैसे ही इसने इस मूवमेंट पे इसकी H+ की वजह से जो कंडक्टेंस थी वो ख़त्म की, उसी मूवमेंट पे क्या है, यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया, सॉल्ट, और कम्प्लीटली आयनाइज्ड है CH3CO- बन चुका है, मतलब प्रेजेंट भी कैसे रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो इस कंडीशन में अभी जो आयन बने हैं, बात समझ में आ रही है, अब ये जो आयन बने हैं CH3CO- ये क्या करेंगे, इनकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो अपने को देखने को मिलेगी। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ग्राफ से समझ में आ जाएगा कंडक्टेंस का खेल। पहले H+ न्यूट्रलाइज हो रहा था धीरे धीरे करके, 1-2 ड्रॉप तक काम ख़त्म हो गया, ठीक है, बहुत कम एक्सटेंट तक टूटा था, तो जितना भी टूटा था वो H- लेके इधर निकल लिया। अब सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ सॉल्ट है, और सॉल्ट प्रेजेंट कैसे है, CH3CO- और Na+ है। तो इस सॉल्ट की वजह से जो कंडक्टेंस है वो बढ़ी, ठीक है।
इसमें भी तो आयन है जो रेस्पॉन्सिबल हैं अभी मूवमेंट के लिए। तो ये एक एक्सटेंड तक बढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ऊपर से OH माइनस डालना, जब तक ये नलीफाई नहीं हो गए इसके वो इक्वलेंस। उसके बाद OH माइनस जैसे ही डाला तो अब OH माइनस रेस्पॉन्सिबल हो चुका है और तब तो इक्वलेंस पॉइंट भी आ चुका है। अब OH माइनस जितना डालते जाएंगे वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टेंस के लिए। एक एक ड्रॉप जैसे डालते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH बढ़ाते जाएंगे, टाइट्रेंट का वॉल्यूम डालते जाएंगे, वैसे वैसे कंडक्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी। होपफुली समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ बात कर लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अब एक अलग केस और है, लास्ट केस, उसकी बात करते हैं। क्या है? टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। मतलब एग्जांपल क्या लें, CH3COOH ले लिया और NH4OH ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि हमने हर केस में वॉल्यूम ऑफ बेस हम यूज करते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड तरीका यूज करते हैं कि बेस को यहाँ पे लिया जाता है। जो टाइट्रेंट है हमेशा उसको यहाँ पे लेते हैं, टाइट्रेंट की फॉर्म में बेस ले रहे हैं, ठीक। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में कौन है? CH3COOH, जो भी अपने आप में क्या है, एक वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट होगा, बहुत कम इससे H+ मिलने वाले हैं अपने को। तो जितने भी H+ मिलेंगे उनको क्या कर रहा है, इससे आने वाला ये भी वीक बेस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। फिर वही सॉल्ट का खेल, CH3CONH4 जो बना है हमारा, तो ये अपने आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। कैसे प्रेजेंट रहेगा? CH3COO माइनस NH4+ का कुछ एक्सटेंट रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बढ़ेगी। फिर उसके बाद में इसका असर ख़त्म। फिर इक्वलेंस पॉइंट जैसे ही आया, फिर भी अपन ने बेस डालना अगर कंटिन्यू रखा है तो ऊपर से अपन NH4OH डालते जा रहे हैं। तो NH4OH क्या है अपने आप में? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब इससे मिलने वाले OH माइनस और NH4+ बहुत नेग्लिजिबल हैं। तो इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा, कर फ्लैट सा हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट फ्लैट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं अपन, ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करते हैं। और ये इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए मैंने तुम्हें जो ग्रोटस मैकेनिज्म बताई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं से ये चीज़ें समझ आ सकती हैं। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा देता कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन तो समझ में नहीं आता क्यों H+ रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा, क्यों OH- से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। इसलिए वो चीज़ पहले समझ में आना ज़रूरी है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, बहुत यूज़फुल है। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू। और इसकी जो PDF है मैं इसके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना इस लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।